नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट पूरे YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है 64 रुपए, कह रहा है 64 रुपए 2 वर्ष में 83 रुपए 20 पैसे बन जाता है। ठीक है, कह रहा है समान दर से, जिस दर से 64 रुपए 2 साल में 83 रुपए 20 पैसे बन जा रहा है, कह रहा है उसी दर से 4 वर्ष में 86 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। क्या 4 वर्ष में 86 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 रुपए की कोई धनराशि थी। क्या 64 रुपए की कोई धनराशि थी। कह रहा है 2 साल बाद वो धनराशि 83 रुपए 20 पैसे हो गई है। 83 रुपए 20 पैसे हो गई है। तो दोस्तों आप ही बताइए 2 सालों में ब्याज कुल कितना मिलेगा। 2 सालों में कुल कितना ब्याज मिला है। अगर 64 रुपए की धनराशि थी, 2 साल बाद 83 रुपए 20 पैसे हो गई है, तो कहोगे घटा दे रहे हैं, तो घटाएंगे तो 20 पैसे ये वैसे आ जाएगा। 13 में से 6 घटाएंगे तो आएगा कितना, कहोगे 9, और 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, कहोगे 1 आएगा। मतलब 2 सालों में 119.20 पैसे ब्याज मिला है, कहोगे हाँ। तो 1 साल में कुल कितना ब्याज मिला होगा, कहोगे 1 साल के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 में 18, कितना बचा, कहोगे 1, 2 × 12। मतलब 1 साल में 9 रुपए 60 पैसे ब्याज मिला है, कहोगे हाँ 9 रुपए 60 पैसे ब्याज मिला है। दोस्तों मैं चाहे पॉइंट के बाद 0 लगाऊं चाहे ना लगाऊं, कहोगे हाँ, तो मैं मिटा दूं, कहोगे मिटा दीजिए। मतलब 1 साल में 9.6 रुपए ब्याज मिला है, कहोगे हाँ 9.6 रुपए ब्याज मिला है। दोस्तों ये बताइए, ये जो ब्याज मिला है 1 साल में 9.6 रुपए, ये ब्याज किस पे मिला होगा, कहोगे 64 रुपए पर मिला होगा। क्या 64 रुपए पे ब्याज मिला होगा। अगर 64 रुपए पर ब्याज मिला है 9.6, तो दर कितनी होगी, कहोगे देखिए ये जो 9.6 रुपए ब्याज मिला है ये 64 रुपए पे मिला है, तो 100 पे कितना मिलेगा हम निकाल दे रहे हैं। पॉइंट से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा कुल में 10 हो जाएगा, और 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 16 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, 16 से डिवाइड करता हूं तो 6 बार में ये डिवाइड होगा, 4 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार मैं डिवाइड करता हूं तो ये 5 बार में हो जाएगा, ये 3 बार में हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 15 आएगा। मतलब जो रेट थी दोस्तों कितनी थी, कहोगे 15% थी। क्या थी, 15% थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था समान दर से, तो समान दर से मतलब 15% की दर से, कहोगे हाँ। कह रहा है समान दर से मतलब 15% की दर से 4 वर्ष में 86 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप ये बताइए 15% की दर से 4 वर्ष में 86 रुपए पे ब्याज कुल कितना मिलेगा, कहोगे देखिए 1 साल में 15% ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में इस प्रकार देखा जाए तो 60% ब्याज मिलेगा। किसका, कहोगे 86 का 60% ब्याज मिलेगा। 86 का 60% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए 60% की फ्रैक्शन होती क्या है, कहोगे 3/5 होती है। चाहे 60% का हो चाहे 3/5 का हो, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 86 का 3/5 ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं 5 से, अगर 5 से डिवाइड करता हूं 86 को तो क्या आएगा, कहोगे डिवाइड कर लीजिए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 12 के 2, 1 कैरी 2 8 16 17 आ गया। मतलब 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 86 को तो 17.2 आएगा, कहोगे हाँ। और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या गया, कहोगे 51.6 आ जाएगा, 51.6 आ जाएगा। मतलब हमें 4 साल में 15% की दर से 86 रुपए पर 51.6 रुपए ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। 86 रुपए की धनराशि थी दोस्तों, 86 रुपए की धनराशि थी। 4 साल में 51.6 रुपए मतलब 51 रुपए 60 पैसे आपको ब्याज मिला है। तो धनराशि हो कितनी जाएगी 4 साल बाद, कहोगे जोड़ दे रहे हैं 7 8 5 13। मतलब 4 साल बाद 86 रुपए की जो धनराशि है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, कहोगे 137.6 रुपए हो जाएगी। मतलब 137 रुपए 60 पैसे हो जाएगी। क्या 137 रुपए 60 पैसे हो जाएगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 2 वर्षों में, कह रहा है 5,000 रुपए पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपए है। कह रहा है 5,000 रुपए पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपए है।
तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में कितना अंतर है। कह रहा बताइए दोनों बैंकों की ब्याज दर में कितना अंतर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बैंक है और दोनों बैंक में 5-5 हजार रुपए निवेश किए गए हैं, 5-5 हजार रुपए निवेश किए गए हैं। मान लेते हैं दोस्तों पहले बैंक में R% की दर से, R% की दर से, कैपिटल R% की दर से 2 साल के लिए पैसे 5 हजार रुपए निवेश किए गए। इसी प्रकार दूसरे बैंक में स्मॉल R% की दर से 2 साल के लिए 5 हजार रुपए निवेश किए गए हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए पहले बैंक में 5 हजार जो रुपए निवेश किए गए हैं R% की दर से 2 सालों में उस पर ब्याज कुल कितना मिलेगा। कहोगे देखिए जो रुपए पहले बैंक में निवेश किए गए हैं उस पर 1 साल में R% ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में 2R% ब्याज मिलेगा। किसका, कहोगे 5 हजार रुपए का 2R% ब्याज मिलेगा, 5 हजार रुपए का 2R% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। परसेंट से दोस्तों 00 कैंसिल आपको पता होगा, कहोगे हाँ, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 100 R आ जाएगा, 100 R आ जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 2 सालों में पहले बैंक से 100 R रुपए ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, 2 साल में पहले बैंक से 100 R रुपए ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे बैंक में स्मॉल R% की दर से पैसा 5 हजार रुपए जमा किया है। कहोगे हाँ, तो 2 सालों में ब्याज कुल कितना मिलेगा। कहोगे देखिए जो दूसरे बैंक में पैसा जमा है उस पैसे पर 1 साल में R% ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में 2R% ब्याज मिलेगा। किसका, कहोगे 5 हजार रुपए जमा है तो 5 हजार रुपए का ही 2R% ब्याज मिलेगा, 2R% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। परसेंट से 00 कैंसिल दोस्तों, मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या क्या कहोगे 100 R आ जाएगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। मतलब 2 साल में दूसरे बैंक से इतना ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों 2 वर्षों में जो ब्याज राशि प्राप्त हुई है दोनों बैंकों से उनका अंतर, किसका, उनका अंतर। तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि हमें पता है पहले बैंक से इतने रुपए मिले हैं ब्याज 2 साल में और दूसरे बैंक से इतने रुपए मिले हैं। कह रहा इनका अंतर 25 है, तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया और बराबर के 25 लिख दिया। कोई दिक्कत कभी नहीं। अगर दोस्तों मैं 100 यहां से कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा। कहोगे देखिए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। 100 आपने कॉमन ले लिया तो 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो कैपिटल R आएगा। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह लगाया, यहां पर इसे डिवाइड करता हूं तो स्मॉल R आ जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। बराबर के 25 है। अगर दोस्तों मैं 100 से 25 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। कहोगे आएगा 0.25, 0.25। ये दोस्तों क्या है, कहोगे दरों का अंतर है। अब हमें पता है दर तो परसेंटेज में होता है। कहोगे हाँ, तो मतलब जो दरों का अंतर आया है वो 0.25% आया। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे पूछा था कि दोनों बैंकों की ब्याज दर में कितने का अंतर है। तो दोस्तों कितने परसेंट का अंतर है, कहोगे 0.25% का अंतर है। क्या, 0.25% का अंतर है। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करते हैं दूसरे मेथड से। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था 5 हजार रुपए पर 2 वर्ष में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है, 2 वर्ष में जो ब्याज राशि मिली है भिन्न भिन्न बैंकों से उनका अंतर 25 है। मतलब 2 सालों का अंतर 25 है। कहोगे हाँ, 2 साल के ब्याजों का अंतर 25 है। तो दोस्तों 1 साल के ब्याजों का अंतर कितना होगा, कहोगे 25/2 होगा। मतलब जो दोनों बैंकों से ब्याज मिला है 1 साल में उनका अंतर 25/2 है। कहोगे हाँ। ये जो दोस्तों अंतर है 25/2 अलग अलग बैंकों से ब्याजों का, ये किस पर है, किस राशि पर है, कहोगे 5 हजार रुपए पर है। क्या, 5 हजार रुपए पर है, 5 हजार रुपए पर है। तो 100 पे कितना होगा, 100 पे कितना होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। 00 से दोस्तों 00 कैंसिल, कोई दिक्कत होगी नहीं। 50 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करता हूं तो 100 और 100 को डिवाइड करूंगा 25 को तो क्या आएगा, कहोगे भैया 0.25% आएगा। क्या, 0.25% आएगा। मतलब दोनों बैंकों की ब्याज दर में कितने का अंतर था दोस्तों, कहोगे 0.25% का था। कितने का, 0.25% का था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपए का अंतर है तो उनकी ब्याज दरों में अंतर होगा। क्या, उनकी ब्याज दरों में अंतर होगा।
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है दो स्रोतों से 1500 रुपए पर, क्या 1500 रुपए पर 3 वर्ष में जो ब्याज मिला है उनका अंतर 13.50 है। अगर दोस्तों 3 साल के ब्याजों का अंतर, 3 साल के ब्याजों का अंतर 13.50 रुपए है, तो 1 साल के ब्याजों का अंतर कितना होगा, कहोगे इतना होगा। ये जो अंतर है दोस्तों 1 साल के ब्याजों का अंतर है, ये किस धनराशि पर है, कहोगे 1500 रुपए पर है। क्या 1500 रुपए की धनराशि पर है। तो 100 पे दोस्तों कितना होगा, 100 पे कितना होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो ये कैंसिल, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो नीचे बढ़ेगा, मतलब यही जीरो कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार अगर मैं 15 से इसे कैंसिल करता हूं तो 9 बार में ये कैंसिल होगा, कहोगे हाँ। 3 से इसे मैं अगर कैंसिल करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 3 आएगा। मतलब जो हमारी रेट थी, मतलब जो हमारा ब्याज दरों का अंतर था, जो ब्याज दरों का अंतर था वो कितना परसेंट था, कहोगे 3% था। क्या था, 3%। हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे यही पूछा था कि उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर दोस्तों कितना था, कहोगे 3% था। क्या 3% था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष में, क्या 5 वर्ष में 10,000 के देय ऋण पर, कह रहा है 10,000 रुपए के देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से है, तो वर्तमान राशि ज्ञात कीजिए। क्या वर्तमान राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपए उधार लिए थे, 100 रुपए उधार लिए थे, और जो ये उधार रुपए लिए हैं आपने, जो आपने ये उधार रुपए लिए हैं, इसे आपने 3 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए लिया है। और ये जो 3 साल पे धन लिया है आपने 100 रुपए, इसे आपने 10% की दर से लिया है। तो दोस्तों आप ये बताइए, 3 साल के लिए आपने 100 रुपए उधार लिया है, 10% की दर से लिया है, तो आपको 3 साल बाद कितने रुपए लौटाना पड़ेगा, कहोगे देखिए 3 साल के लिए लिया है इस 100 रुपए को और 10% की दर पर लिया है, मतलब हमें 1 साल में 10% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 3 सालों में देखा जाए तो 30% ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। किसका 30%, कहोगे 100 रुपए हमने उधार लिए थे तो 100 का हमें 30% ब्याज देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो 100 का 30% मैंने निकाला तो क्या आ गया, कहोगे 30 रुपए आ गया। मतलब 100 रुपए तो दोगे ही आप, 30 रुपए और भी दोगे ब्याज के रूप में, कहोगे हाँ। 3 साल बाद मतलब 130 रुपए हम देंगे। 3 साल बाद आप कितने रुपए दोगे, कहोगे 130 रुपए हम देंगे। कोई दिक्कत, तो हाँ 130 रुपए देंगे। तो दोस्तों ये क्या है, एक तरह से कहोगे, एक तरह से देखा जाए ये मिश्र धन है, मतलब अमाउंट है। जितने रुपए हमें अदा करने हैं वो रुपए है। तो दोस्तों जितने रुपए आपको अदा करना है, इसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं देय ऋण। क्या देय ऋण कहते हैं। इसी को दोस्तों हम देय ऋण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, देय ऋण के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत तो भी नहीं। 100 रुपए दोस्तों आपने उधार लिए थे, 3 साल बाद आपको 130 रुपए देने हैं ब्याज सहित। अगर ब्याज सहित आप दे रहे हो तो इसी को तो अमाउंट कहते हैं, हमें बात पता है, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों आपने कर्ज लिए थे 100 रुपए, 130 रुपए आपको लौटाना है, तो आप इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं देय ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं, देय ऋण कहते हैं। दोस्तों एक इसी प्रकार एक आता है शुद्ध बट्टा। क्या शुद्ध बट्टा। दोस्तों ये जो ऋण आपने लिया था 100 रुपए, ये जिस दर पर लिया था उसी को हम कहते हैं शुद्ध बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध बट्टा। मतलब ये जो रेट है, ये रेट है, इसी को हम क्या कहेंगे, कहोगे शुद्ध बट्टा कहेंगे। क्या शुद्ध बट्टा कहेंगे। आर को ही जो रेट होता है उसी को हम शुद्ध बट्टे के नाम से जानते हैं। शुद्ध बट्टा आखिर दोस्तों किस पे लगता है, कहोगे जो उधार राशि हम लेते हैं उस पर लगता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कहोगे इस क्वेश्चन में समय दिया है। कितना दिया है समय, कहोगे 5 वर्ष दिया है। समय दिया है 5 वर्ष दिया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या दिया है, कहोगे अमाउंट दिया है, मतलब देय ऋण दिया है। देय ऋण दिया है मतलब 5 साल बाद जितनी धनराशि देनी है वो अमाउंट दिया है, कहोगे हाँ।
कितना दिया है कहोगे भैया 10,000 रुपए दिया है। तो मैं अमाउंट लिख सकता हूं कहोगे भैया, लिख लीजिए, बात तो वही है, देय ऋण या अमाउंट। कितना दिया है कहोगे भैया 10,000 रुपए दिया है। इसी को हम देय ऋण भी कहते हैं, क्योंकि आपने कर्जा लिया था, आपको कितने रुपए लौटाना है कहोगे 10,000 रुपए लौटाना है। तो ये 10,000 क्या है कहोगे देय ऋण है, जिसे हम मिश्र धन के रूप में भी जानते हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों क्या दिया है कहोगे शुद्ध बट्टा दिया है, मतलब रेट दिया है कहोगे हाँ। कितना दिया है कहोगे रेट दिया है 5%। हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे, हमसे पूछ रहा है बताइए वर्तमान राशि कितनी थी, मतलब जो कर्जा आपने दिया था व्यक्ति को वो राशि पूछ रहा है कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट 5% लिखा है इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो राशि उधार दी गई है उस राशि पर एक साल में 5% ब्याज लगेगा, एक साल में 5% ब्याज लगेगा। तो 5% की फ्रैक्शन होती क्या है कहोगे भैया, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, 20 होती है, क्या 1/20 होती है। मतलब अगर धनराशि हमारी 20 रुपए रही होगी, मतलब हमने अगर 20 रुपए उधार दिया है तो एक साल में 1 रुपए ब्याज देना पड़ेगा कहोगे भैया हाँ। धनराशि दोस्तों हमने 5 साल के लिए दी थी उधार पर, तो 5 साल में ब्याज कुल कितना दिया होगा कहोगे, अगर एक साल में 1 रुपए दे रहा है तो 5 साल में 5 रुपए दिया होगा। कैसे आया कहोगे, हमने 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं दोस्तों तो आएगा 1/4, मतलब अगर हमने 4 रुपए उधार दिया था तो 5 साल बाद हमें 1 रुपए ब्याज के तौर पर देना पड़ेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 4 रुपए आपने उधार दिया था, 1 रुपए उस पर ब्याज मिलेगा, तो आपको वापसी में कितने रुपए मिलेगा कहोगे 5 रुपए मिलेंगे। वापसी में 5,000 रुपए देय ऋण के रूप में मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए वापसी में देय ऋण के रूप में मिले हैं, क्या 10,000 रुपए वापसी में देय ऋण के रूप में मिले हैं। हमें तो पता है 5 रुपए वापसी मिलेंगे देय ऋण के रूप में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10,000 मिले हैं, मतलब 5 बराबर 10,000 के कहोगे हाँ, तो 1 बराबर 2,000 रुपए की। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों हमसे पूछा क्या था कहोगे, हमसे पूछा था वर्तमान राशि बताइए, जो रुपए उधार दिया गया था वो राशि बताइए। उधार कितने रुपए दिया गया था कहोगे 4 यूनिट दिया गया था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी कहोगे 8,000 होगी। मतलब जो उधार रुपए दिया गया था, जो उधार रुपए दिया गया था वो राशि कौन थी दोस्तों कहोगे 8,000 की राशि थी, क्या 8,000 रुपए की राशि थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 सही 1/4 वर्ष में, मतलब 13/4 वर्ष में कहोगे हाँ। कह रहा है 3 सही 1/4 वर्ष में 7 सही 1/2% वार्षिक दर से, मतलब 15/2% वार्षिक दर से कहोगे हाँ। कह रहा है 7 सही 1/2% वार्षिक दर से 9,950 रुपए 9,950 रुपए के देय ऋण की, क्या के देय ऋण की वर्तमान राशि ज्ञात करो व शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करो। शुद्ध बट्टा मतलब ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है कहोगे हाँ, वर्तमान राशि और ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कहोगे, इस क्वेश्चन में हमें दिया है समय दिया है। समय कितना दिया है कहोगे, समय हमें दिया है 13/4 साल दिया है, 13/4 साल दिया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों क्या दिया है कहोगे रेट दिया है। रेट कितना दिया है कहोगे 15/2% दिया है, 15/2% दिया है रेट, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों क्या दिया है कहोगे देय ऋण दिया है, मतलब 13/4 साल के बाद जो राशि अदा करनी है वो राशि दी है, और वो राशि अमाउंट ही तो होती है, मिश्र धन ही तो होती है कहोगे हाँ। कितना दिया है कहोगे 9,950 रुपए दिया है। अमाउंट कितना दिया है कहोगे 9,950 रुपए दिया है, मतलब हमें 9,950 रुपए 13/4 साल के बाद देने हैं कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कहोगे, हमसे पूछ रहा है वर्तमान राशि बताइए, मतलब मूलधन पूछ रहा है कहोगे हाँ। और क्या पूछ रहा है कहोगे शुद्ध बट्टा बताइए, मतलब ब्याज पूछ रहा है कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट 15/2% लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब यही होगा जो राशि रही होगी उस राशि पर एक साल में 15/2% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 15/2% की फ्रैक्शन होती कितनी है कहोगे, देखिए 5% की फ्रैक्शन होती है 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, ठीक है। अब ये तो 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। अगर 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है तो इसका 3/2 गुना कर देते हैं, तो क्या आएगा कहोगे 3/40 आएगा। मतलब 15/2% की फ्रैक्शन 3/40 होगा कहोगे यहाँ, 3/40
40 होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब अगर 40 रुपए की राशि रही होगी तो एक साल में 3 रुपए ब्याज मिलेंगे, कहोगे हाँ। आपने राशि कितने समय के लिए उधार दी है, कहोगे 13/4 साल के लिए दी है। अगर एक साल में 3 रुपए ब्याज मिल रहे हैं तो 13/4 साल में कितने मिलेंगे, कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं इसे गुणा भाग कर लेता हूं तो कितना आएगा, कहोगे 13 × 39 आएगा और अपॉन में 160 आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब 160 रुपए अगर आपने उधार दिए थे तो 13/4 साल में 39 रुपए आप ब्याज दोगे, कहोगे हाँ। 160 रुपए आपने उधार दिए थे, 39 रुपए उस पर ब्याज मिले हैं, तो आपको वापसी में कितने मिलेंगे, कहोगे दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा 9 6 3 9 199 रुपए 199 रुपए वापसी में मिलेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 9,950 रुपए वापसी में देने हैं। हमें पता है 199 रुपए दे ऋण के रूप में देना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9,950 रुपए दे ऋण के रूप में देना है। मतलब 199 बराबर 9,950 के, कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 50 के, कोई दिक्कत होगी नहीं। 1 बराबर कितने के, कहोगे भैया 50 के। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे पूछा था वर्तमान राशि बताइए और ब्याज बताइए, ठीक है। तो वर्तमान राशि कितनी थी, कहोगे 160 थी। अगर 1 बराबर 50 के तो 160 बराबर कितने के, कहोगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने मल्टीप्लाई किया तो डबल जीरो वैसे लगाऊंगा, 16 × 5 = 80। मतलब जो राशि थी दोस्तों, वर्तमान राशि थी वो कितनी थी, कहोगे 8000 थी। और दोस्तों क्या पूछा है, कहोगे और पूछा है बताइए शुद्ध बट्टा कितना होगा, मतलब ब्याज कितना होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 बराबर 50 के है तो ब्याज कुल कितना मिला है, कहोगे 39 रुपए ब्याज मिला है 13/4 साल में। तो 39 की वैल्यू क्या होगी, कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर भी अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करने जाऊं दोस्तों, यहां पर भी मल्टीप्लाई करने जाऊं तो क्या आएगा, कहोगे भैया 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 50 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1 जीरो तो वैसे लगेगा, कहोगे 5 × 45 के 5 4 कैरी 5 × 3 15 और 4 19। मतलब हमें 1950 रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे, कहोगे हाँ। हमसे पूछा क्या था दोस्तों, कहोगे हमसे पूछा था शुद्ध बट्टा बताइए। मतलब शुद्ध बट्टा कितना था, कहोगे 1950 रुपए था। क्या था, 1950 रुपए था। हमारी राशि कितनी थी दोस्तों, कहोगे 8000 रुपए की राशि थी और जो शुद्ध बट्टा था वो 1950 रुपए था। क्या था, 1950 रुपए था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के देय ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। क्या कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के देय ऋण को अगर चुकता करना हो तो कितना रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देना पड़ेगा। मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उसे चुकता करना पड़ेगा 4 साल तक। 2210 रुपए के देय ऋण को चुकता करने के लिए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 2210 रुपए देय ऋण की बात कर रहा है इसका मतलब क्या है, कहोगे अब 4 साल बाद ब्याज सहित जो राशि लौटानी है उस धनराशि की बात कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों पहले साल तो आपने 100 रुपए की किस्त दी है, दूसरे साल आपने 100 रुपए की किस्त दी और तीसरे साल भी आपने 100 रुपए की किस्त दी और चौथे साल आपने 100 रुपए की किस्त दी और जितना कर्जा था आपने सब निपटा दिया, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, पहले साल और दूसरे साल और तीसरे साल जो आप किस्त के रूप में पैसा दे रहे हैं इसे आखिरी में चौथे साल के अंत में ही देते तो कुल कितना रुपए देते एक साथ। तो कहोगे देखिए जब पहला साल पूरा हुआ था तो हमने 100 रुपए की किस्त लाकर दे दिया था। अगर ये जो 100 रुपए की किस्त मैं दे रहा हूं पहले साल पूरा होने पर, इसे मैं आखिरी में देता तो 3 साल का और ब्याज देता तो कुल कितना ब्याज देते इस 100 रुपए पर। कहोगे देखिए एक साल में 7% ब्याज दिया जा रहा है तो 3 साल मैं और ब्याज दूंगा तो इस प्रकार 21% ब्याज देना पड़ेगा। किसका, कहोगे 100 रुपए पर 21% ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 21 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। कहोगे हाँ। अगर ये 100 रुपए मैं आखिरी में देता तो 21 रुपए तो ब्याज देता, 100 रुपए तो देता ही 21 रुपए ब्याज देता, मतलब 121 रुपए देता, कोई दिक्कत कभी नहीं। इसी प्रकार जब दूसरा साल पूरा हुआ तो आपने 100 रुपए की किस्त निकाल कर दे दी। अगर दोस्तों ये जो 100 रुपए की आप किस्त दे रहे हैं दूसरे साल
दूसरा साल पूरा होने पर इसे आखिरी में देना पड़ता है, तो 2 साल का और ब्याज देना पड़ता। कहोगे हाँ, तो कुल कितना ब्याज देना पड़ता? कहोगे देखिए 1 साल में 7% ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 2 साल में 14% ब्याज देना पड़ेगा। इसका 100 रुपए का 14% हमें ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 14 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। कहोगे हाँ, अगर मैं साल के अंत में ये जो 100 रुपए पेड कर रहा है दूसरे साल के अंत में, अगर मैं इसे आखिरी में दूं तो 14 रुपए ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपए के साथ साथ। कहोगे हाँ, तो कुल मिलाकर 114 रुपए देना पड़ेगा। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार तीसरा साल पूरा होने पर आपने 100 रुपए की किस्त निकाली और दे दिया। अगर दोस्तों ये जो 100 रुपए की किस्त दे रहा है तीसरा साल पूरा होने पर, इसे मैं आखिरी में देता तो मुझे 1 साल का और ब्याज देना पड़ता। कहोगे हाँ, आप अगर आखिरी में देते ये 100 रुपए की किस्त तो आपको 1 साल का और ब्याज देना पड़ता, मतलब 7% इस पर ब्याज देना पड़ता। कहोगे हाँ, तो इसका 7% मैंने निकाला तो 7 आ गया, मतलब 7 रुपए ब्याज देना पड़ता अगर आखिरी में देता इस धन को। कहोगे हाँ, तो कुल मिलाकर अगर मैं आखिरी में देता तो 107 रुपए देता। कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार जब चौथा साल पूरा हुआ तो आपने 100 रुपए की किस्त पकड़ा दी और पूरा कर्जा खत्म कर दिया। तो चौथे साल के अंत में अगर सभी धनराशि को दिया जाए तो कुल कितने रुपए दोगे? क्योंकि देखिए पहले दी 100 रुपए, अगर उसे आखिरी में दिया जाए तो 121 रुपए दिया जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी किस्त थी 100 रुपए की, अगर उसे आखिरी में दिया जाए तो 114 रुपए दिया जाएगा। इसी प्रकार जो तीसरी किस्त थी 100 रुपए, अगर उसे आखिरी में दिया जाए तो 107 रुपए दिया जाएगा। इसी प्रकार चौथी किस्त तो 100 रुपए थी, इसे आखिरी में तो दिया जा रहा है, कोई दिक्कत को भी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर सभी धनराशि को आखिरी में 4 साल पूरा होने पर दिया जाए तो 442 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 442 रुपए ब्याज सहित देय ऋण के रूप में देने पड़ेंगे। कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2210 रुपए देय ऋण के रूप में देने पड़ेंगे। हमें पता है 442 रुपए देय ऋण के रूप में देने पड़ेंगे 4 साल बाद, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2210 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 442 बराबर 2210 के है। कहोगे हाँ, तो 1 बराबर कितने की? कहोगे 1 बराबर 5 की, 1 बराबर 5 रुपए की, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछा क्या था? कहोगे हमसे पूछा था बताइए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, मतलब किस्त की वैल्यू पूछी थी, एक किस्त की वैल्यू पूछी थी। कहोगे हाँ, प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? कहोगे 100 रुपए थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 500 होगी, मतलब प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू होगी, प्रत्येक किस्त की के रूप में जो धनराशि अदा की जा रही है वो उसकी कीमत क्या होगी? कहोगे 500 रुपए होगी। क्या 500 रुपए होगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में ये जो आप निकाल रहे हैं इतना करके, इस चीज को दोस्तों दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों जितने साल की बात करेगा, जितने साल की क्वेश्चन में बात करेगा उतने 100 ले लेना है, ठीक है। कितने साल की बात की होगा? कहोगे 4 साल की बात किया है तो 400 मैं ले रहा हूं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। अब जितने साल की दोस्तों बात किया था उससे एक कम साल ले लेना है, तो 4 साल की बात किया था तो 3 साल मैंने ले लिया और रेट में गुणा कर देना है, तो क्या आया? कहोगे 21 आ गया, ठीक है। जितना साल आपने दोस्तों लिया था उससे अब एक कम साल ले लिए, 3 लिया था 2 ले लिया, अब 2 में दर से गुणा कर दीजिए तो क्या आ गया? कहोगे 14 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों फिर से एक कम कर दीजिए साल, तो अब कितना साल हो गया? कहोगे 1 साल हो गया। अब 1 में फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया? कहोगे 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूं दोस्तों तो आएगा 442। क्या? 442 दोस्तों, मतलब अगर मैं साल के अंत में सभी पैसे को दूं, किस्त के रूप में ना देकर सभी पैसे को मैं अंत में दूं, तो कुल मिलाकर मुझे 442 रुपए देय ऋण के रूप में देना पड़ेगा। जो चीज दोस्तों आपका इस तरीके से 442 आया था, उस चीज को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों तब करोगे आप जब इसके बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी होगी। क्या? इसके बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों हमने देखा इस मेथड के सहारे हमें कुल मिलाकर 442 रुपए देय ऋण के रूप में देना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 2210 रुपए देना पड़ा है, मतलब 1 बराबर 5 के। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों ये सब हमने माना कैसे है? कहोगे हमने इस हिसाब से माना है कि भैया 100 रुपए की किस्त रही होगी, इसी हिसाब से तो हमने कैलकुलेट किया है ये सब। कहोगे हाँ, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 100 यूनिट की वैल्यू 500 होगी, मतलब जो प्रत्येक किस्त थी दोस्तों कितने रुपए की थी? कहोगे 500 रुपए की थी, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों ये जो चीज मैंने लिखा है इस चीज को
मुझे पहले से पता था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैंने इसी चीज को शॉर्ट में कर लिया, कोई दिक्कत हुई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। क्या? अगर दर 12% वार्षिक हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने रुपए प्रति साल के हिसाब से देने होंगे अगर 944 रुपए देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करना हो और रेट जो है 12% वार्षिक हो। कोई दिक्कत कभी नहीं। मान लेते हैं दोस्तों प्रत्येक साल वो 100 रुपए की किस्त देता है 4 साल तक। 944 रुपए देय ऋण को चुकता करने के लिए। तो दोस्तों ये 944 रुपए जो देय ऋण की बात कर रहे हैं ये क्या है, क्योंकि 4 साल बाद ब्याज सहित जो धनराशि लौटानी है, उस धनराशि की बात कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले साल जब पूरा हुआ था तो उसके अंत में, पहले साल के अंत में 100 रुपए दिए हैं। जब दूसरा साल पूरा हुआ तो अंत में उसने 100 रुपए की किस्त ले जाके दी है। तीसरा साल जब पूरा हुआ तो तीसरे साल के अंत में 100 रुपए की किस्त ले जाकर दी है और चौथे साल के अंत में भी 100 रुपए की किस्त दी है और पूरा कर्जा खत्म कर दिया। कोई दिक्कत कोई नहीं। तो दोस्तों पहले, दूसरे और तीसरे साल के अंत में जो किस्त के रूप में 100 रुपए दे रहा है वो चौथे साल के अंत में, मतलब जो चौथे साल के अंत में 100 रुपए दिए जा रहे हैं उसके साथ दिए जाते, तब कुल कितने रुपए दिए जाते? कहोगे देखिए पहले साल जब पूरा हुआ था तो किस्त के रूप में 100 रुपया दिया गया। अगर इसे चौथे साल के अंत में दिया जाता, तो इस धन पर 3 साल का ब्याज लगता और तो कुल कितना ब्याज लगता? कहोगे देखा जाए तो 1 साल में 12% ब्याज लग रहा है तो 3 साल में 36% ब्याज लगता। मतलब इस धनराशि को अगर चौथे साल के अंत में दिया जाएगा, तो 3 साल का ब्याज लगेगा। कहोगे हाँ, मतलब 36% ब्याज लगेगा। कहोगे हाँ, तो इसका 36% होगा कितना? कहोगे हमने 36% निकाला तो 36 होगा। मतलब अगर मैं अंत में पैसा दूं तो कुल मिलाकर 136 रुपए दूंगा। कहोगे हाँ, 100 रुपए तो आप तो दोगे ही और 36 रुपए इस पर ब्याज दोगे। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जब दूसरा साल पूरा हुआ तो आपने 100 रुपए की किस्त ले जाकर पकड़ा दी। अगर दोस्तों ये जो 100 रुपए की किस्त आप दे रहे हो इसे ना देकर आप चौथे साल के अंत में देते तो 2 साल का और ब्याज देना पड़ता आपको। कहोगे हाँ, तो कुल कितना ब्याज देना पड़ता? कहोगे देखिए 1 साल में 12% ब्याज लग रहा है तो 2 साल में 24% ब्याज लगेगा। किसका? कहोगे इस पर 24% ब्याज लगेगा। तो इसका 24% अगर मैं निकालता हूं तो 24 आएगा। कहोगे हाँ, मतलब अगर ये जो राशि 100 रुपए दूसरे किस्त में दी जा रही है, दूसरे साल के अंत में जो 100 रुपए दी जा रही है, अगर मैं इसे अंत में दूं, चौथे साल के अंत में दूं तो 24 रुपए का और ब्याज देना पड़ेगा इस पर। कहोगे हाँ, 100 रुपए तो दोगे ही, 24 रुपए और ब्याज दोगे, मतलब 124 रुपए दूंगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जब तीसरा साल पूरा हुआ तो आपने 100 रुपए की किस्त ले जाकर पकड़ा दी। अगर दोस्तों ये जो किस्त तीसरे साल पूरा होने पर आपने दी है, इससे मैं चौथे साल के अंत में दूंगा तो 1 साल का तो मुझे और ब्याज देना पड़ेगा। कहोगे हाँ, 1 साल का और ब्याज देना पड़ेगा। तो कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? कहोगे देखिए 1 साल में 12% ब्याज लग रहा है, मतलब इस राशि पर 1 साल में 12% हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका 12% अगर मैं निकालता हूं तो 12 रुपए आएगा। मतलब मुझे साल के अंत में अगर देना पड़े इस धन को तो 112 रुपए कुल दूंगा। कहोगे हाँ, चौथे साल जब बीता तो चौथे साल के अंत में आपने 100 रुपया दे दिया है। तो दोस्तों पहला जो धन था 100 रुपया, पहली जो किस्त थी 100 रुपए, अगर मैं उसे अंत में देता हूं तो 136 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। इसी प्रकार जो दूसरी किस्त थी 100 रुपए की, अगर मैं उसे अंत में देता हूं, चौथे साल के अंत में देता हूं तो 124 रुपए देने पड़ेंगे। इसी प्रकार जो तीसरा साल पूरा होने पर 100 रुपए की किस्त गई है, अगर मैं उसे अंत में देता हूं तो 112 रुपए देने पड़ेंगे। और चौथी किस्त तो भैया अंत में दी जा रही है, कोई दिक्कत कोई भी नहीं। तो इस प्रकार कुल कितने रुपए दिए जाते हैं? इसी प्रकार अंत में अगर दिया जाए तो कुल कितने रुपए दिए जाएंगे? कहोगे हमने जोड़ लिया 6 4 10 10 2 12 के 2 1 करी, ठीक है, 3 3 6 1 7 472। मतलब अगर पूरी राशि को, ये जो किस्त के रूप में राशि दी जा रही है, अगर मैं इसे 4 साल के अंत में दूं तो कुल मिलाकर 472 रुपए ब्याज सहित देने पड़ेंगे। कहोगे हाँ, मतलब 472 रुपए हमें दे ऋण के रूप में देने पड़ेंगे। कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 944 रुपए दे ऋण के रूप में चुकता करने रुपए देने पड़ेंगे। मतलब 472 बराबर 944 के। कहोगे हाँ, तो 1 बराबर कितने की? कहोगे 1 बराबर 2 की। 1 बराबर 2 की। हमसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या था? कहोगे हमसे पूछा था किस्त बताइए। किस्त दोस्तों कितने की थी? कहोगे 100 की थी। 1 बराबर 2 रुपए की है,
तो 100 बराबर कितने के, कहोगे 200 के। मतलब प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू थी वो कितने रुपए की थी, कहोगे प्रत्येक जो किस्त थी 200 रुपए की थी। क्या, प्रत्येक किस्त 200 रुपए की। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को हमें जल्दी से और करना है तो क्या बताया था मैंने, कहोगे आपने बताया था जितने साल की बात करेगा उतने 100 मान लेने हैं। इस क्वेश्चन में 4 साल की बात किया था तो हमने 400 मान लिए। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था, कहोगे यार जितने साल की बात किया था उससे एक कम साल मानने के लिए कहा था, तो 4 साल की बात किया था 3 साल में मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत कभी नहीं। उसके बाद क्या बताया था, कहोगे जो आपने साल माना है उसमें दर की मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12×36, जो साल आपने माना था उससे अब अगला एक कम मान लीजिए साल, कहोगे हाँ आपने यही कहा था, तो 2 मान लिया, फिर दर में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 24। फिर आप एक कम करके साल मानिए, कहोगे 1, अब फिर मैं दर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 12। इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 472। मतलब जो किस्त के रूप में राशि दी जा रही है, अगर उसको किस्त के रूप में ना देकर पूरी राशि को अंत में दूं तो कुल मिलाकर 472 रुपए ब्याज सहित देने पड़ेंगे, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 944 रुपए दे ऋण के रूप में देना पड़ेगा। हमें तो पता है 472 रुपए देने पड़ेंगे दे ऋण के रूप में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 944 रुपए देने पड़ेंगे। तो 472 बराबर 944 के, तो 1 बराबर कितने के हो गया, 2 के। 1 बराबर 2 के। प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या थी, कहोगे प्रत्येक किस्त की वैल्यू एक तरह से 100 थी। हम उसी के आधार पे तो ये सब माने हैं, कहोगे हाँ। अगर 1 बराबर 2 के है तो 100 बराबर कितने के, कहोगे 100 बराबर 200 के। मतलब प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, कहोगे 200 रुपए की थी। प्रत्येक किस्त कितने की थी, कहोगे 200 रुपए की थी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद 4200 रुपए के देय ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद 4200 रुपए के देय ऋण को अगर 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। मान लेते हैं दोस्तों प्रत्येक किस्त 100 रुपए की थी। 5 वर्ष में 4200 रुपए दे ऋण को चुकता करने के लिए। मान लेते हैं दोस्तों प्रत्येक किस्त 100 रुपए की थी। 4200 रुपए की राशि को 5 वर्ष में चुकता करने के लिए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 4200 रुपए दे ऋण की बात कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि 5 वर्ष बाद जो धनराशि हमें देनी है ब्याज सहित, उस धनराशि की बात कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले साल के अंत में आपने 100 रुपए दिया है किसके रूप में, दूसरे साल के भी अंत में आपने 100 रुपया दिया किसके रूप में, तीसरे साल के अंत में आपने 100 रुपए की किस्त दिया है। इसी प्रकार चौथे साल के अंत में आपने 100 रुपया दिया है। जब 5वीं किस्त आई फिर आपने 100 रुपया दिया और पूरा कर्जा खत्म कर दिया, कहोगे हाँ। तो दोस्तों पहले, दूसरे और तीसरे साल और चौथे साल के अंत में जो आप 100 रुपए दे रहे हैं, उसको अगर मैं 5वें साल के अंत में, जो 5वें साल के अंत में 100 रुपए दिया जा रहे हो उसके साथ ही दूं, तब कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, कहोगे देखिए पहला जब साल पूरा हुआ था तो हम किस्त के रूप में 100 रुपए ले जाकर पकड़ा दिया। अगर इसे अंत में देना होता, इस 100 रुपए को हमें अंत में देना होता तो 4 साल का और ब्याज देना पड़ता, क्योंकि 1 साल गुजरने के बाद ही तो 100 रुपए दिए गए हैं। अगर इस राशि को हमें अंत में देना पड़े तो 4 साल का और ब्याज देना पड़ेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। किस राशि पे देना पड़ेगा, कहोगे इस राशि पे देना पड़ेगा। तो कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे देखिए 1 साल में 10% ब्याज देना पड़ेगा, तो 4 साल में देखा जाए तो 40% ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका 40% कितना होगा, कहोगे 40 होगा। मतलब अगर इस राशि को मैं अंत में दूं तो 40 रुपए और ब्याज के रूप में दूंगा, कहोगे हाँ 100 रुपए तो दोगे ही और प्लस में 40 रुपए और दोगे, मतलब 140 रुपए दूंगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जब दूसरा साल पूरा हुआ तो आपने 100 रुपए की फिर किस्त निकाली और दे दिया। अगर दोस्तों ये जो 100 रुपए आपने दिए हैं किस्त के रूप में दूसरा साल पूरा होने पर, अगर मैं इसे अंत में देता तो 3 साल का और ब्याज देना पड़ता, कहोगे हाँ 3 साल का और ब्याज देना पड़ता। तो कुल कितना ब्याज देना पड़ता, कहोगे देखिए 1 साल में 10% ब्याज देना पड़ रहा है, तो 3 साल में 30% ब्याज देना पड़ता। तो इसका 30% मैंने निकाला तो आया 30। मतलब अगर इस राशि को मैं अंत में दूं तो 30 रुपए और अधिक देना पड़ेंगे, कहोगे हाँ 100 रुपए तो आप दोगे ही, 30 रुपए और दोगे, मतलब 130 रुपए दूंगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ये जो तीसरा किस्त है 100 रुपए की, जब तीसरा साल पूरा हुआ तो आपने 100 रुपए की किस्त दे दी। अगर इसे मैं अंत में देता तो 2 साल का और ब्याज देता, कहोगे हाँ। तो कुल कितना धन देता, कहोगे इसका 20% हम निकालते हैं तो आएगा 20। मतलब अगर इस राशि को मैं अंत में दूं तो 120 रुपए कुल देता ब्याज सहित।
कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जब चौथा साल पूरा हुआ तब आपने 100 रुपए की किस्त निकाली और पकड़ा दिया। अगर इस राशि को मैं अंत में देता तो 1 साल का और ब्याज देता, कहोगे हाँ। तो कुल कितना ब्याज देते, कहोगे 10% रेट है, मतलब 10% आप ब्याज देते 1 साल में, ठीक है। इसका 10% निकाला तो आया 10, मतलब इस राशि को अगर मैं अंत में दूं तो 110 रुपए दूंगा ब्याज सहित, कहोगे हाँ। और 5वीं किस्त तो आखिरी में जा रही है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों पहली जो किस्त थी हमारी 100 रुपए की, अगर मैं उसे आखिरी में देता हूं तो 140 रुपए देने पड़ेंगे। दूसरी किस्त जो थी अगर मैं उसे आखिरी में देता हूं तो 130 रुपए देने पड़ेंगे। इसी प्रकार जो तीसरी किस्त थी उसे मैं आखिरी में देता हूं तो 120 रुपए देने पड़ेंगे। और जो चौथी किस्त थी उसे मैं आखिरी में देता हूं तो 110 रुपए देने पड़ेंगे। और 5वीं किस्त तो आखिरी में जा रही है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार अब पूरा धन आखिरी में अगर दिया जाएगा तो कुल कितने रुपए दिया जाएगा, कहोगे हमने जोड़ दिया। पूरे धन को अगर आखिरी में दिया जाएगा तो कुल कितने रुपए दिए जाएंगे, कहोगे हमने जोड़ दिया। तो 0 4 3 7 7 2 9 9 1 10 के 0 1 कैरी, ठीक है। 5 ये हो गया, 6 हो गया, मतलब 600 रुपए ब्याज सहित देने पड़ेंगे, कहोगे हाँ। अगर पूरी धनराशि को जो किस्त के रूप में दी जा रही है अगर मैं वैसे ना देकर अंत में दूंगा तो 600 रुपए हमें देने पड़ेंगे, मतलब 600 रुपए ब्याज सहित देने पड़ेंगे देय ऋण के रूप में, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 4200 रुपए देने पड़ेंगे देय ऋण के रूप में, मतलब 600 बराबर 4200 के, कहोगे हाँ। 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर देखा जाए तो 7 के, 1 बराबर 7 रुपए के, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों हमसे पूछा था प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताइए, तो प्रत्येक किस्त कितने की थी, कहोगे 100 की थी। अगर 1 बराबर 7 के है तो 100 बराबर कितने के, कहोगे 700 के, मतलब प्रत्येक किस्त जो कितने रुपए की थी दोस्तों, कहोगे 700 रुपए की थी। क्या 700 रुपए की थी। अगर दोस्तों मुझे इसी क्वेश्चन को और जल्दी से करना हो तब कहोगे आपने बताया था जितने साल की बात करेगा उतने 100 मान लेना है। 5 साल की बात किया है तो 500 मैंने मान लिया। अब 5 साल जो क्वेश्चन में दिया था उससे एक कम साल मानना है, कहोगे हाँ। उसके बाद हमें दर में मल्टीप्लाई कर देना है, कहोगे हाँ। तो आएगा 40। फिर जितना साल हमने लिया था उससे एक कम साल मानना है, कहोगे हाँ। तो 3 मान लिया, फिर दर में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 30। फिर एक कम कर दिया तो 2 साल, 2 में फिर से मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो आ गया 20। फिर एक कम कर दिया तो 1 साल, फिर दर में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 10। तो इस प्रकार अगर मैं दोस्तों जोड़ता हूं तो 600 रुपए आएगा। मतलब जो किस्त के रूप में राशि दी जा रही है अगर वैसे ना देकर हम पूरी राशि को अंत में दे तो कुल मिलाकर 600 रुपए हमें देने पड़ेंगे, मतलब 600 रुपए ब्याज सहित दे ऋण के रूप में देने पड़ेंगे, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 4200 देने पड़ेंगे। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 7 के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया हुई है ये क्या मान के हुई है, कितने रुपए किस्त मान के हुई है, कहोगे 100 रुपए। अगर 1 बराबर 7 की है तो 100 बराबर कितने के, कहोगे 100 बराबर 700 के, मतलब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी दोस्तों, कहोगे 700 रुपए की थी। क्या 700 रुपए की थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 700 का वार्षिक भुगतान। क्या 700 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। कह रहा है कि 700 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितने रुपए देय ऋण का भुगतान करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 700 रुपए वार्षिक भुगतान करता है 5 साल तक 10% की दर से। कह रहा है कि अगर उसे देय ऋण के रूप में देना हो, अगर एक ही साथ उसे 5 साल के अंत में देना हो तो कितने रुपए देय ऋण के रूप में देगा, यही क्वेश्चन करना चाह रहा है, कहोगे हाँ। तो मान लेते हैं दोस्तों जो व्यक्ति है वो 100 रुपए की किस्त दे रहा है 5 साल तक। कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब जो व्यक्ति है पहले साल के अंत में 100 रुपए की किस्त दिया है, दूसरे साल के अंत में भी 100 रुपए की किस्त दिया है, तीसरे साल के भी अंत में 100 रुपए की किस्त दिया है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार चौथे साल के भी अंत में 100 रुपए की किस्त दिया है, कहोगे हाँ। 5वां साल पूरा हुआ फिर 100 रुपए दिया और पूरा कर्जा खत्म कर दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों ये जो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल और चौथे साल ये जो किस्त दिया जा रहा है, अगर इसे मैं 5वें साल के अंत में, मतलब जो 5वें साल के अंत में 100 रुपए दिए जा रहे हैं उसके साथ ही दूं तब कुल कितने रुपए देने पड़ते, कहोगे देखिए पहला जब साल पूरा हुआ था तो आपने 100 रुपए की किस्त निकाली थी और दे दिया था। अगर इसे मैं अंत में देता तो 4 साल का और ब्याज देना पड़ता। तो कुल कितना ब्याज देना पड़ता, कहोगे देखिए 1 साल में 10% ब्याज देना पड़ रहा है तो 4 साल में 40% ब्याज देना पड़ता। मतलब ये जो राशि है अगर मैं अंत में दूं तो 40% इस पर ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो इसका 40% निकाला तो आया 40।
मतलब 40 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। 100 रुपए तो दोगे ही, 140 रुपए ब्याज भी दोगे, मतलब 140 रुपए दोगे, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जब दूसरा साल पूरा हुआ था तो आपने 100 रुपए की किस्त निकाली और थमा दिया। अगर दोस्तों ये जो दूसरी किस्त आप दे रहे हैं, अगर इसे ना देकर आप साल के अंत में देते तो कुल कितने रुपए देते, कहोगे देखिए अगर मैं अंत में दूंगा तो 3 साल का मुझे और ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे देखिए 1 साल में 10% ब्याज देना पड़ रहा है, तो 3 साल में हमें 30% ब्याज देना पड़ेगा इस राशि पर, मतलब 30 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो 100 रुपए तो दोगे ही दोस्तों, 30 रुपए ब्याज भी दोगे, मतलब 130 रुपए दोगे, कहोगे हाँ। अगर इस राशि को अंत में दिया जाए तो 130 रुपए दूंगा। इसी प्रकार दोस्तों जब तीसरा साल पूरा हुआ तब आपने 100 रुपए की किस्त निकाली और पकड़ा दिया। अगर दोस्तों इस राशि को, ये जो 100 रुपए की किस्त आप दे रहे थे 3 साल पूरा होने पर, अगर मैं इसे अंत में दूं तो 2 साल का और ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे देखिए इस जो राशि है उस राशि पर 10% ब्याज लग रहा है, मतलब हमें 1 साल में 10% तो पेड करना पड़ेगा, 2 साल में देखा जाए तो 20% ब्याज पेड करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं 20% निकालता हूं तो 20 आएगा, मतलब अगर इस राशि को अंत में दिया जाए तो 20 रुपए हमें ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे, कहोगे हाँ। 100 रुपए तो दोगे ही, 20 रुपए और दोगे, मतलब 120 रुपए हमें देना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों चौथा साल जब पूरा हुआ तो आपने 100 रुपए की किस्त निकाली और पकड़ा दिया। अगर दोस्तों ये जो 100 रुपए की किस्त आपने पकड़ाया है इसे अंत में दूं तो इस राशि पर 1 साल का और ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे 1 साल में तो 10% ब्याज लग रहा है, 10% हमें ब्याज देना पड़ेगा। इसका 10% निकालता हूं तो 10 रुपया आया, मतलब अगर इस राशि को मैं अंत में दूं तो 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। 100 रुपए तो दोगे ही, 10 रुपये ब्याज दोगे, मतलब 110 रुपए देना पड़ेगा। 5वां साल आया और 5वें साल के अंत में आपने 100 रुपए दिया, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो ये तो अंत में जा ही रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब अगर पूरी राशि को मैं अंत में दूं तो इतने रुपए दूंगा, कहोगे हाँ। ये जो आप किस्त के रूप में दे रहे हैं पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे साल के अंत में, अगर पूरी ये जो किस्त के रूप में दे रहे हैं अगर इसे अंत में दिया जाए तो कुल मिलाकर इतने रुपए देने पड़ेंगे अंत में ब्याज सहित। मैंने जोड़ दिया 0 4 3 7 7 2 9 9 1 10 की 0 1 कैरी 5 6, मतलब अगर मैं पूरी राशि को ये जो किस्त के रूप में जा रही है अगर मैं इसे अंत में दूं 5 साल के अंत में दूं तो ब्याज सहित हमें 600 रुपए का देय ऋण देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। 600 रुपए का देय ऋण देना पड़ेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में तो कहा था जो वार्षिक किस्त 700 रुपए, हमने तो 100 रुपए मान रखी है, तो 100 बराबर 700 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। 100 बराबर 700 के। 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर देखा जाए तो 7 के। 1 बराबर कितने के, कहोगे 7 के, ठीक है। तो हमसे पूछा था देय ऋण बताइए, तो देय ऋण कितनी थी, कहोगे 600 थी। अगर 1 बराबर 7 के है तो 600 बराबर कितने की, कहोगे 4200 के। क्या 4200 के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब अगर पूरी राशि को जो उधार लिया गया था अगर उसे अंत में दिया जाए तो देय ऋण के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों, कहोगे 4200 रुपए देने पड़ेंगे। क्या 4200 रुपए देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को हमें और जल्दी से करना हो तब क्या किया जाए, कहोगे देखिए कितने साल की बात किया था, जितने साल की बात किया था तो कहोगे देखिए जितने साल की बात किया था उतने 100 मान लेना है। कितने साल की बात किया था, कहोगे 5 साल की बात किया है तो 500 मैंने मान लिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। 5 वर्ष जो आपने माना है उसके बाद 1 कम करके मानोगे, कहोगे हाँ 4 मान लिया और मैंने रेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 आ गया। फिर जितना साल आपने माना था उसे भी 1 कम कर दिया तो आ गया 3, फिर रेट में मल्टीप्लाई कर दिया 30। इसी प्रकार फिर 1 कम कर दिया 2 में फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, इसी प्रकार 10 और सबको मैंने जोड़ लिया तो आ गया 600। क्या आ गया 600। मतलब जो किस्त के रूप में राशि दी जा रही है अगर किस्त के रूप में ना देकर पूरी राशि को अंत में दिया जाए, 5 साल के अंत में दिया जाए तो कुल मिलाकर हमें 600 रुपए ब्याज सहित देने पड़ेंगे देय ऋण के रूप में, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको एक बात पता है ये जो आई है वैल्यू ये सब निकल के आया है, ये कितने रुपए किस्त मान के निकाले हो आप, कहोगे 100 रुपए मान के निकाले हैं। हमें तो पता है 100 रुपए की किस्त जा रही है हर बार में, लेकिन क्वेश्चन में तो ये भी बात कहा था कि 700 रुपए जा रही है किस्त के रूप में, मतलब 100 बराबर 700 के, कहोगे हाँ 100 बराबर 700 के। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 7 के। तो दोस्तों देय ऋण कितना है, कहोगे 600 है। अगर 1 बराबर 7 के है तो 600 बराबर कितने के, कहोगे 4200 के। मैंने
मतलब 5 साल के बाद जो ऋण देना है वो 4200 है। कहोगे हाँ 4200 है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टाइप छुड़वा दिया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस टाइप को कवर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। नमस्कार।